हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब बच्चों के लिए जिनको एग्ज़ाम देना है यूपी पुलिस के अंदर। ये केवाईसी का चक्कर या आधार का बहुत ज़्यादा सख्ती से इस बार भर्ती बोर्ड कर रहा है, जबकि जो पहले एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में उसमें वो सख्ती देखने को नहीं मिली थी। इनकी कोशिश है किसी भी तरह से कोई भी सॉल्वर बंदा या कोई किसी की जगह जो एग्ज़ाम देने चला जाता है, फ़ोटो मिक्सिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें सामने किसी भी तरीके से नहीं आनी चाहिए। अगर आए तो तुरंत के तुरंत सॉल्वर वहीं का वहीं अरेस्ट हो जाए। ये आप सबकी बेहतरीन के लिए है और मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए और इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि आप में से आपका कोई हक कोई और ना ले जाए, आपका हक कोई और ना ले जाए, इस कोशिश में भर्ती बोर्ड है और यही हम सब लोग चाहते भी हैं। अब इसके लिए थोड़ी सी समस्याओं से आपको हो सकता है गुजरना पड़े, तो उसके लिए आपको थोड़ा तैयार रहना चाहिए। सिस्टम को मतलब कोसने के बजाय वो मजबूरी भी हमें समझनी पड़ेंगी कि हाँ, अगर ये सब चीज़ें करना है, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होनी है, तो ये सब चीज़ें हमें उसमें सहयोग करना चाहिए। तो बच्चे, यहाँ जैसे आधार केवाईसी है, तो इसमें फॉर्म में आधार डिटेल्स नहीं डाली। बहुत सारे बच्चों को ये है कि देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एडमिट कार्ड आ रहे हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड 25 तक वाले बच्चों के आ गए हैं, 23, 24, 25 वालों के, तो मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि केवाईसी का वाला वर्ड आया ही क्यों है और ये किस तरह से जिनका आधार वेरीफाइड नहीं है उनका एडमिट कार्ड कैसे आ रहा है। तो जैसे ये एक मैंने एडमिट कार्ड लिया जिसका आधार वेरीफाई नहीं है, एक एडमिट कार्ड लिया जिसका आधार ऑथेंटिकेटेड है। अब आप सोचते होंगे सर, एक खबर आई थी कि 20,000 अभ्यर्थी संदिग्ध, क्या ये बच्चा उसमें आ गया, संदिग्ध अभ्यर्थियों में आ गया? नहीं। इस ऐसे बहुत सारे बच्चे अपने आप को के उन 20,000 के अंदर पालेंगे कि सर मुझे तो अब एग्ज़ाम देने नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं तो संदिग्ध में आ गया, कहीं मुझे पकड़ ना लें। भाई, अगर आप रियल हो और आपने फॉर्म भरा है, इवन इस बच्चे का भी मतलब आया था कॉल कि सर हमने ई वेरीफाई हमारा नहीं आ रहा है, तो हम तो संदिग्ध में आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हमें ही धर दे। तो भाई, इस बच्चे की पता है क्या गलती है? इस बच्चे की सिर्फ इतना गलती है कि सर मैंने पता है आधार कार्ड नहीं लगाया, अटैच नहीं किया अपने फॉर्म में। उसका कारण था कि मेरे आधार कार्ड में ना डेट ऑफ बर्थ मेरी मैच नहीं कर रही थी, और जब मैं आधार कार्ड अगर मैं ऑथेंटिकेट करता तो मेरा वहाँ आधार कार्ड ही देखा जाता। तो इस बच्चे को नहीं पता था किसी और आईडी को वो मान्य करेंगे ही नहीं, जो अब इन्होंने कर दिया कि आधार कार्ड से ही एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री होगी। इसको उस टाइम पता होता तो ये भरना ही पड़ता इसको, पर इसने इस डर से नहीं भरा कि आधार कार्ड में चूंकि डीओबी मैच नहीं है तो मैं डीएल या और आईडी, वोटर आईडी वगैरह ले जाऊंगा तो मेरा पेपर हो जाएगा, आधार कार्ड में करेक्शन बाद में करवा लेंगे। तो इस बच्चे की ये शंका है कि मेरी डीओबी तो उसमें मैच हो ही नहीं रही है, मैं एग्ज़ाम देने भी दूर जाऊं क्योंकि अपने मंडल से बाहर एग्ज़ाम है लड़कों का, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि भाई फिर मैं वैसे ही परेशान हूँ, वहाँ जाना आना ही करूँ अगर संदिग्ध में भी नहीं आया तो ये एक टेंशन है इस बच्चे को। ऐसी बहुत सारे बच्चों को और भी हो सकती है। तो मैं इसमें क्लियर कर देता हूं कि अगर आपका ऐसा है कि सर आपने आधार डाला ही नहीं, तो आपके यहाँ पर इस तरह से आ रहा होगा। तो आपको दो काम करने हैं। एक तो आप 2.5 घंटे पहले एग्ज़ाम का जो टाइम है एग्ज़ाम का 10 से 12, इससे 2.5 घंटे पहले होता है 7:30। तो यहाँ लिखा हालांकि रिपोर्टिंग टाइम 8 से 9:30 है, तो 9:30 तक तो वो लोग हैं जिनका इस तरह से आधार आ रहा है, वो तो 9:30 तक चले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9:31 पे वो भी एंट्री नहीं कर पाएंगे जिनका आधार भी वेरीफाई है। तो इन पे क्या है, इन्होंने बोला है कि दो नहीं, अब 2.5 घंटे, हालांकि 2 का ही नोटिस निकला हुआ है, पर ये कह रहे हैं कि अब 2.5 घंटे पहले आ जाओ, तो हो सकता है आपको 7:30 ही वो एंट्री करा लें। तो अगर आप 2.5 घंटे पहले चले जाते हो तो आपके उनको टाइम चाहिए आपको वेरीफाई करने के लिए कि आप सही आदमी है या नहीं है। अब आप कहो सर आप मैं आधार ले जाऊंगा, आधार में डीओबी मैच नहीं होगी तो मेरे को भेज देंगे, ऐसा नहीं है। आप साथ में ना वो लेकर के जाना अपनी मार्कशीट वगैरह, क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ अगर कोई डीओबी का है तो मार्कशीट है, या आधार में कोई अन्य गलती है तो आप मार्कशीट, 10th वाली मार्कशीट या उसका सर्टिफिकेट, जो भी एक चीज़ हो, वहाँ डीओबी होती है। और सबसे बड़ा प्रूफ अगर कोई डीओबी का होता है तो 10th के सर्टिफिकेट माना जाता है। अगर आधार में भी डीओबी चेंज करानी है तो वो भी 10th का सर्टिफिकेट मांगेंगे आपसे। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर लेंगे
तो निश्चित तौर पर ये आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। वो आपको सहयोग करने के लिए बैठे हैं, वो आपको पकड़ने के लिए नहीं, अगर आप सही आदमी हैं तो। ठीक है, तो आपका यहाँ सहयोग होगा, बिना डरे जाइए। अब मैं आगे बात कर लेता हूं कि जिनका आधार ऑथेंटिकेटेड है, इन लोगों ने इसका मतलब आधार वगैरह वहां डाला हुआ था, तो उससे कोई इशू ही नहीं है। ये आराम से 9:30 से पहले पहले एंट्री कभी भी कर ले, पर 9:30 से पहले कर लें। तो इनको बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं है सेंटर पे कि मैं 2 घंटे पहले ही पहुंचूं, और पहुंच जाएंगे तो कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, चलो। हाँ, बस फ्री है, मैं वो भी बताऊंगा। तो भाई बस फ्री है, लेकिन एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लेकर के जाना। मैं वो भी बताऊंगा कि वो उन्होंने एक सीट के लिए मना किया है, एक्स्ट्रा रफ सीट ले जाने के लिए। तो आप कैसे कर सकते हो उसका भी एक तरीका बताऊंगा आपको, कि आप रफ कैसे यूज कर सकते हो। तो उसका भी एक तरीका है मेरे पास, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। बाकी बच्चों, आधार में डीओबी या अन्य डिटेल्स गलत हैं तो आप अपना 10th का सर्टिफिकेट लेकर के जाएं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ई केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित होगी भैया, ये तो होनी है परीक्षा केंद्र पर। ये अगर मतलब ये इस तरह से लिखा आ रहा है उन बच्चों पर जिन लोगों का एडमिट कार्ड में आधार वेरीफाई नहीं है, उनके एडमिट कार्ड पे सब पे ये लिखा आएगा। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेटेड लिखा जाता है एडमिट कार्ड पे, तो आपको इसकी चिंता ही नहीं करनी है। फिर आप एग्जाम टाइम से आधा घंटा पहले भी पहुंच रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी का आधार कार्ड वाला रजिस्टर्ड नंबर अब बंद है तो क्या करें? कुछ बच्चों की ये शिकायतें भी आई थी कि सर आधार कार्ड मेरा नंबर वो बंद है, क्योंकि ई केवाईसी करेंगे तो उस नंबर की आवश्यकता होगी। बिल्कुल हो सकती है, पर उनके पास और भी तरीके हैं। अगर आपका आधार नंबर बंद है तो दूसरे तरीके होंगे उनके पास ई केवाईसी करने के, क्योंकि ये नंबर जरूरी नहीं है कि सबके पास आज वो हो। ऐसा तो हमसे नहीं बोला जाता आधार कार्ड में कि इस सिम को हमेशा के लिए चालू रखना है आपको। बहुत सारे बच्चों लोगों से नहीं होती है वो सिम यूज, है ना। वो यूटिलाइज, हालांकि बहुत लोग नंबर नहीं बदलते, पर फिर भी अगर किसी ने बदल दिया है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। और वो नंबर खो गया तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है अगर वो नंबर खो गया हो तो उसकी एक एफआईआर ऑनलाइन होती है आजकल, उसकी एक कॉपी ले जाना कि हाँ ठीक है भाई, ये आपने और थोड़ा सा और सेफर साइड हो जाओगे मेरे ख्याल से, कि ठीक है। आगे अगर हम देखें क्या एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करें, एग्जाम अटेम्प्ट की बारी है। ये तो मैंने एक ई केवाईसी की बात करी है टोटल, जो सबके काम की बात थी। अब ये भी बहुत काम की बात है कि पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के डरे हुए होते हैं कि मैं पहले मैथ करूं या पहले रीजनिंग करूं या हिंदी करूं या जीएस करूं। होपफुली ऐसा होता है, या तो पहले यूपी के पेपर में हिंदी आती है या जीएस आती है। ऐसा देखा गया है, हिंदी भी आ जाती है कभी कभी, जीएस भी आ जाती है। मैथ्स रीजनिंग से शुरुआत बहुत कम बार देखी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भाई पहले या तो हिंदी आए या जीएस आए, इनमें से एक चीज पहले ही कर दीजिए। दूसरे नंबर पर अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप अपनी रीजनिंग ले सकते हैं, लेकिन रीजनिंग करते टाइम इस बात का ध्यान रखना होगा, मैं ये नहीं चाहता कि आप दोनों को पहले कर दीजिए, हिंदी और जीएस को, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। तो ये हिंदी और जीएस अगर दोनों पहले करोगे ना आप, अगर ये 10-10 12-12 मिनट आपकी खाती और आप पहले कर रहे हो इनको, तो ये 10-10 12-12 नहीं, फिर ये 20-20 मिनट खाएंगी। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा यार मैंने तो 20-20 में करके यानी 40 मिनट में 75 क्वेश्चन कर डाले दोनों के मिला के, 75। तो आप तो खुश हो गए, अब तो मेरा बहुत टाइम बच रहा है, 1 घंटा 20 मिनट और 75 ही क्वेश्चन बाकी हैं। अब तो मुझे आधे भी नहीं करने, मतलब ये आधा पेपर बचा, टाइम बहुत ज्यादा बच रहा है। पर भाई आप ये एक बार जरूर देख लेना कि जो आपने किया है ना, वो अभी हिंदी और जीएस को किया है। इस बात पे दिमाग नहीं लगता टोटल, फिर तो क्वेश्चन नंबर याद आते हैं यार, इतने क्वेश्चन कर डाले मैंने 40 मिनट में, और मेरे पास अभी 1 घंटा 20 मिनट है, तो मेरे पास तो बहुत टाइम है। तो नहीं, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है, वो अभी आपने करी हुई तो हिंदी और जीएस है जिस पर टाइम ही नहीं लगना चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैं ये कहता हूं हमेशा कि भाई इनमें से एक पहले कर लो, एक प्रेशर खत्म हो जाएगा, और फिर रीजनिंग को ले लो। लेकिन रीजनिंग करते टाइम इस बात का ध्यान रखो कि जो चीजें मुश्किल आए
जो चीजें ऐसे लगे कि यार ये तो टाइम लेगी पर मुझे अभी ना, थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा पर मैं अभी लगाना नहीं चाहता, तो आता तो है मुझे, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है मान लो, या कोई ऐसी सीरीज है, या कुछ काउंटिंग फिगर्स का है, ये सब टाइम लेने वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको नाम ले रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आ गई, तो हम क्या करेंगे, या डिसीजन मेकिंग का कोई बॉडी लैंग्वेज वाला सवाल है तो भी टाइम लेगा, या अभिरुचि के क्वेश्चंस हैं टाइम लेंगे। तो मेरा आपको एक सुझाव है कि अभिरुचि को तो लास्ट में ही करना। अभिरुचि के लिए आप ये मान लो कि आप अपने आराम से 10-12 मिनट बचा के रखना, लास्ट में जरूर बचा के रखना, और अभिरुचि को तभी छेड़ना। तब जो अभिरुचि करोगे ना, वो बहुत चांस है कि आप सही कर दोगे, क्योंकि बाकी प्रेशर आपका रिलीज हो चुका होगा। अभिरुचि को अगर बीच पेपर में लोगे, टाइम भी ज्यादा खाएगी, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, और जल्दबाजी में वो उत्तर कभी सही नहीं होंगे। ठीक है, तो आप रीजनिंग के एक तो अभिरुचि को छोड़ करके चलना लास्ट के लिए, दूसरे जो मैंने सीरीज बताया, मैंने सिटिंग अरेंजमेंट बताया, ऐसे या डिसीजन मेकिंग की लंबी लैंग्वेज का क्वेश्चन बताया, तो ऐसे क्वेश्चंस को ना बच्चों, इनको भी शुरुआत में गोला करके चलना कि ये मुझे आते हैं लेकिन बाद में लूंगा। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो निश्चित तौर पे आपके बाद में 20 मिनट बच जाएंगे पेपर में। और आप ये नहीं मैं तो एक दोहरे से सब कुछ खत्म करता चलूंगा ताकि दोबारा पेज पलटना ही ना पड़े, तो फिर आप फंसने वाले हो पेपर में। तो ऐसी जिद मत करना प्लीज। ठीक है, आगे अगर मैं बोलूं कि भाई इसके बाद आप हिंदी जीएस में से हिंदी पहले की मान लीजिए, फिर रीजनिंग, फिर जीएस ले सकते हो, फिर मैथ्स ले लो। ठीक है, अब आप ये कहते हो कि सर नहीं, ऐसे तो पेज पलटते बावले हो जाएंगे हम, तो देखो इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल तो चीजें हैं नहीं अगर आप ऐसे करते हो। और यहां पे फिर ले लेना अभिरुचि, और अपने वो क्वेश्चंस जो आपने गोले किए थे, मैथ्स में भी करना गोले खूब, और जीएस और हिंदी में गोले मत करना, क्योंकि जीएस और हिंदी एक बार में ही, कि जो होना है वो एक बार में होगा, गोले करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आपको लगता है कि नहीं इसको किसी से पूछ पाछ के कर लूंगा, तो भाई सीसीटीवी की निगरानी में क्यों फालतू में झंझट में पड़ना है, किसी के पूछने पाछने के में, एक बार में सही करो ना। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, यहां हो जाएंगे फालतू के सही अगर करने हैं तो ये मैथ्स और अभिरुचि लास्ट में ले लेना, और वो क्वेश्चन अभिरुचि के बाद उन क्वेश्चनों को ले लेना जो गोले किए हैं आपने। मैथ्स में भी गोले करके चलना, इससे टाइम बचेगा, और ये उद्देश्य रखना कि मुझे लास्ट में 15-20 मिनट जरूर बचाने, तो बहुत अच्छा एग्जाम कर जाओगे आप। ठीक है बच्चों, अब आप के दिमाग में ये आता होगा सर अगर क्वेश्चन मिक्स आएंगे तो फिर कैसे करेंगे। बिल्कुल ये हो सकता है, और देखिए मैं सारी बातें बता रहा हूं, हो सकता है एग्जाम में ये काम ही ना करें, आपका दिमाग चल रहा है उस हिसाब से तरीके से काम करो, आप कहो नहीं मेरे तो यही फ्लो बन रहा है मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये मत बोलना कि मुझे अंकित सर ने ऐसे बोला था मैं वैसे ही करूंगा, नहीं। फिर आपका जो लगता है मजा आ रहा है कि ऐसे करने में, तो आपको भी लग रहा है खूब तेजी से चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ही करो जैसे आपका हाथ चल रहा है, कोई वो वाली दिक्कत नहीं है। और बच्चे दूसरी बात ये भी है कि यार आपने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए तो ये सारी बताने वाली बात नहीं है, आपको भी पता होगा कैसे टाइम मैनेजमेंट अच्छा किया जा सकता है। क्या क्वेश्चन मिक्स आएंगे, ये चांस हैं, आते रहे हैं, पर इतने मिक्स नहीं आते कि एक क्वेश्चन मैथ्स का, एक रीजनिंग का, एक जीएस का, एक ऐसे नहीं, ऐसे आएंगे कि 5 हिंदी के एक साथ आ गए कभी, और फिर उसके साथ रीजनिंग के दे दिए 6-7, या अभिरुचि के डाल दिए, तो ऐसे भी हो सकता है। अगर ऐसे आएंगे तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम ऐसे ढूंढ ढूंढ के करें, फिर ढूंढ ढूंढ के करना भी नहीं है, फिर एक दोहरे से लग जाना, और टाइम का ध्यान रखना। दीवार घड़ी सबसे अच्छी बात है, आपके एग्जामिनेशन हॉल में लगी होगी, और उसको देख करके चलना है। ठीक है, चलो ओएमआर सीट को, क्योंकि इसके लिए ना एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जब तक पेपर, ये सबसे पहले बांटी जाती है, जब तक पेपर खुलेगा वो घंटी पे खुलेगा पेपर, आपके सामने टाइम भी हो रहा होगा, अच्छी बात यह घंटी भी बजेगी, टाइम भी दिख रहा है, तो उससे पहले पहले ओएमआर को तसल्ली पूर्वक भरना। 5-7 मिनट एक्स्ट्रा आप दे भी रहे हैं, वो आपको वो इसलिए दे रहे हैं ताकि आपकी ऐसी गलतियां ना हो। ठीक है, तो वो वाली टेंशन आप मत लेना, और ये पेपर से पहले ही मिल जाती है, वैसे भी 10 मिनट 15 मिनट पहले आपको दे दी जाएगी। चलो, तो इसको मैंने आपको इसके लिए अलग वीडियो बना रखा है कैसे भरनी है, एक एक चीज वही उस तरीके से, अगर पिछली बार की तरह हमारा आई तो वैसी ही आएगी जैसे मैंने आपको भर के दिखाई है।
आगे, और मैंने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर किया है। क्या स्कोर काफ़ी रहेगा? ये बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर कितना स्कोर काफ़ी रहेगा। तो भाई इसके लिए ना मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत कराए हैं, और जब तक पेपर नहीं आए, पेपर सामने ना हो, तब तक ये बता पाना ही असंभव है कि क्या स्कोर सेफ रहेगा। फिर भी आप देखिए, अपने आप को ये मान के चलिए कि ना यार, कम से कम 15 से ऊपर मैथ्स करना है। ठीक है, अगर आपका मैथ्स ठीक ठाक है, आप क्यों नहीं सर मेरा मैथ्स कमजोर है लेकिन मैं हिंदी को बहुत अच्छा कर लेता हूं, मैं रीजनिंग को बहुत अच्छा कर लेता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका 10 का भी मैथ्स होता है तो आप उधर लीड ले जाओगे। ये सबके लिए नहीं है 15। कुछ बच्चे ऐसे मैथ्स को कभी 20-19 से कम करते ही नहीं, तो उनके लिए वही अच्छा है। पर मैं एक एवरेज बच्चे के लिए बता रहा हूं जिसका मैथ्स वीक सा भी है, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको कोई भी कर देगा। ठीक है, रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो रीजनिंग आपको एक 45 एक आइडियल स्कोर होता है रीजनिंग में, काट पीटने के बाद 45-47, 45-50 के बीच करते हो तो बहुत अच्छी रीजनिंग मानी जाती है। 45 मतलब बेस्ट, मतलब अच्छे स्कोरों में, गुड स्कोरों में आ जाएगा। अब आप देखिए जीएस वगैरह पे बहुत ज्यादा उम्मीद करके मत चलना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी को हर आदमी यही कोशिश करता है कि यार 30+ ही रखूं, तो ये एक नॉर्मल सोच बन गई है कि यूपी पुलिस का पेपर निकालना है तो ये एक ऐसा ऐसा स्कोर हमें चाहिए होगा। और जीएस है वो 20-25 के आसपास ही सबकी जानी है। इससे ऊपर जाती है 25 से तो बहुत अच्छी है, 20 से नीचे आती है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कम हुई है ना। तो वो वाली बात है बच्चों, ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। बाकी अच्छा स्कोर क्या होगा ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ही बताएगा, उससे पहले नहीं बताया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि हमें बता दिया जाए तो 23 तारीख की शाम को मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, दोनों शिफ्ट का पेपर देखने के बाद। तब मैं आपको एक शाम को 23 तारीख को 8 बजे एक वीडियो आएगा, उसमें मैं ये बता रहा हूंगा कि आज का बेस्ट स्कोर क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो वीडियो ना 23 तारीख के बाद जिनका भी एग्जाम है, 24, 25, 30, 31, यानी 4 दिन वाले बच्चों को, हर एक बच्चों को देखनी चाहिए। उसमें ये बताऊंगा कि भाई 2 पेपर देख लिए, दो देख चुका हूंगा मैं भी, तो उसमें ये पता लग जाएगा कि ये वाले क्वेश्चंस टाइम ले रहे हैं, इन पर टाइम मत देना ज्यादा। और ये क्वेश्चन टाइम लेकर भी नहीं हो रहे इस टाइप के, और फिर भी गारंटी नहीं है कि सही हो जाए गलत, तो उन पर टाइम देना ही बेकार। अगर देना ही है तो लास्ट में देना है। और कौन सा क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है उसको आप देखते ही छोड़ सको, क्योंकि फॉर्मेटिंग एक सी रहती है सारे एग्जाम्स की, जैसा शुरू के दिन आया वैसा ही बनता रहेगा पेपर आपका। चलो, पेपर लीक की खबरें परेशान कर रही हैं बहुत सारे बच्चे, इस बात से भी तुरंत मतलब ऐसे आ रहा है सर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, इस बार पेपर लीक हो गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह के मैसेज आ रहे होते हैं हम लोगों के पास, इधर पेपर लीक हो गया तो ये कुछ करो वो कर। भाई इन सब चीज़ों से ना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए हाँ, परेशानी की बात यह देखो, जब चूंकि एक बार हो चुका तो वो लोग भी उस तरह से ही आपकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं कि चूंकि ये लीक का धब्बा लग चुका है तो बच्चे के सामने अगर लीक वाली कोई बात बोल देंगे तो हो सकता है ये आपका कंप्यूटर ये चीजें उठवाता हो। यार थोड़ा सा ना बच्चे का ध्यान डाइवर्ट करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई से हटेगा, मेरा नंबर आ जाएगा, मतलब ऐसी एक सोच, एक नेगेटिव सोच भी काम करती है इसके पीछे। तो वो उन चीजों के चक्कर में मत पड़ो, उसके लिए प्रशासन बहुत सख्ती से कदम उठा रहा है, हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज उन्होंने की शिकायत के लिए आपको सतर्कता वाली मेल भी दे रखी है, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। तो जो सही चीजें हैं जिनको भर्ती बोर्ड भी चाहता है कि ये हम तक पहुंचे, अगर बच्चे के मन में आ रही हैं, और इवन बलिया का मैं एक देख रहा था तो बलिया की एक पोस्ट थी पुलिस वालों ने, वही कह रहा 25,000 का इनाम भी है। आप बताओ हमें, बलिया पुलिस ने तो ये दिया कि हमें बताओ कि क्या है, कौन सॉल्वर है आपके पास पेपर के लिए, कौन कॉल कर रहा है, उसे पकड़वा दो, 25,000 का इनाम ले जाओ। तो इस लेवल पे जाकर के हो रहा है काम, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी से कल मीटिंग भी हुई है, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, भर्ती बोर्ड अध्यक्ष के साथ भी, तो कितने अच्छे लेवल पे चीज़ें सीरियस चल रही हैं। तो वो इस मुद्दे को या इन चीज़ों को इस बार ना हो, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। तो आपको भरोसा रखना चाहिए, अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहिए, होगा तो वो सबके लिए होगा। और फिर आपको पता ही है कि यार फिर तो देखो, अगर चीज़ें गलत होती हैं तो फिर हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, फिर हम सब मिलके आप
आपकी आवाज को आगे तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ताकि प्रॉपर जो मतलब प्रॉपर जगह पर, प्रॉपर चैनल्स पर ये चीजें जा सके और फिर उस तरह के डिसीजंस हो सके जैसे बच्चे चाहते हैं। और ये सिर्फ तब होगा कि बच्चे, आप सिर्फ एक कोई किसी ने खबर चला दी, झूठी सच्ची अफवाह कुछ भी, आपने अपने आप को उससे अगर परेशान कर लिया तो ये सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हो। इन चीजों पे मत ध्यान दीजिए। और मैं उन बच्चों से भी कहूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो बच्चे दलालों के चक्कर में आ जाते हैं या सोच रहे होते हैं यार इस टाइम ना कौन सा दलाल सक्रिय है, मैं अपना काम कर लूं, अपना जुगाड़ करवा लूं। भाई देखिए, अगर बच्चे ही दलालों पे जाने बंद हो जाएं तो दलाल कैसे किसी एग्जाम में एंटर कर सकते हैं? दलाल ने एग्जाम में एंट्री की इसलिए क्योंकि बच्चे वहां गए, उसके पास, बच्चों ने उसको ढूंढा, बच्चे उसने बेवकूफ बनाए। तो भाई कहीं ना कहीं ये जो गंदी सोच है, ये लालच आता है मन में, ये आप लोगों के मन में भी आता है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया अगर ऐसे, तो पहली बात तो कभी जाना मत, क्योंकि अगर ऐसे किसी दलाल के पास या चक्कर में आ गए, किसी बहकावे में आ गए, तो निश्चित तौर पे कैरियर तो बर्बाद हो ही जाएगा। जेल की हवा खाओगे आप भी साथ में, कड़े कानून बन चुके हैं। तो इस तरह की चीजों में मत पड़ना बच्चों। अगर पढ़ना तो भाई अपना पढ़ने में मेहनत कर लेना। इस बार नहीं होगा कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा यार, कम से कम जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए 1% ये भी मान लें कि यार आपकी नौकरी लग गई ऐसा जुगाड़ वुगाड़ करके, तो आप हमेशा उस डर में जियोगे कहीं मेरा पोल ना खुल जाए। तो आप कैसे कैसे जी लोगे आप बताओ, उस माहौल में जहां सब बहुत मेहनत से पढ़ के आए हैं और आप हमेशा अपनी नजरों में ऐसे रहोगे कि यार कहीं मेरी पोल खुल गई तो दिक्कत, हमेशा डर के साए में उस नौकरी को करोगे। और वो जो आपकी झूठी शान है वो एक दिन खत्म हो जाएगी अगर पोल खुल गई तो। ये डर हमेशा लगा रहेगा। मेहनत से लिया तो शान से नौकरी करोगे, तो उस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। और तैयार बैठिए पुलिस आप लोगों के लिए कि भाई अगर इस तरह की हरकतें करते हो तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर एक्शन होगा, और उसमें हम भी, जो भी प्रशासन का हेल्प होगी, सहायता होगी, हम भी करेंगे खुल करके। ठीक है बच्चों, 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जरूर देख करके अगली शिफ्ट में जाना। ये मैं उन बच्चों से कह रहा हूं जिनका 23 की सेकंड शिफ्ट का पेपर है, वो लोग भी, और जिनका 24 का पेपर है, 25 का पेपर है, 30 का पेपर है, 31 का पेपर है, उन बच्चों के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चों अगर आप, एक तो ये है कि मेरी तैयारी पूरी है, इस कॉन्फिडेंस में जा रहा हूं, अब मुझे क्या देखने की जरूरत है, मेरे तो 250 प्लस आते हैं हर बार मॉक में, मैं सीधा एग्जाम में देखूंगा। ऐसे भी कुछ एरोगेंट टाइप लोग होते हैं, लेकिन नहीं, उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि इस दौरान ये बात बताई जाएगी और ये बात पता चलेगी कि यार इन क्वेश्चंस पर टाइम लग रहा है और इस टाइप का जो क्वेश्चन आ रहा है उसको छेड़ना ही नहीं है, वरना ये ही 10 मिनट खा जाएगा। और वो ओवर कॉन्फिडेंट लोग, चूंकि उन्होंने एनालिसिस नहीं देखा, वो उसी पे 10 मिनट लगा भी रहे होंगे अपने, और जब लगा रहे होंगे तो फिर बाद में सिर्फ सर पकड़ेंगे अपना, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस का टाइम आपने उसी को दे दिया और कहीं ना कहीं टाइम कम पड़ गया। एक ये भी है, और दूसरा ये कि एनालिसिस या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से एक फायदा और हो जाएगा, उससे ये कि आपको ये पता लग जाएगा कि भाई ये पेपर तो उस लेवल का है कि इसमें 200 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा, और वैसे आप सोच गए हो कि 220 से कम पे तो होगा ही नहीं। पेपर आ गया मान लो उस लेवल का कि 200 190 पे ही सिलेक्शन है, 180 पे ही सिलेक्शन है, ऐसा भी तो हो सकता है, सपोज करो ऐसा हुआ, तो फिर आपको एनालिसिस से बात पता लग जाएगी कि बहुत ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चंस करो, जो आ रहे हो उनको करो। तो आप उस वजह से जो 220 का टारगेट लेके गए हो ना मन में, 240 का लेके गए हो, उसकी वजह से जो क्वेश्चन फालतू अटेम्प्ट कर दिया आपने कि यार मेरे तो 200 ही बन रहे हैं, यार कम से कम 220 पे सिलेक्शन होगा, 240 पे होगा, क्योंकि आपके माइंडसेट में वही है कि मैं तो मॉक में 240 करता था, पेपर तो 200 का करने लायक ही आया, अब आपके सामने 240 है, आप कहोगे मेरा नंबर तो 200 पे नहीं आना, फालतू में ज्यादा अटेम्प्ट कर जाओगे, और ज्यादा कर जाओगे तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि आप नेगेटिव में जाने वाले हो। अरे पेपर तो भाई आपने यहीं सिलेक्शन लायक कर दिया था, पर चूंकि आपको ये नहीं पता कि पेपर किस लेवल के आ रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस नहीं देखा, इस वजह से
आप फिर पेपर ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे और वहीं मार खा जाओगे। तो ज्यादा अटेम्प्ट करना है, नहीं करना है, कितना सेफ स्कोर होगा, कितना क्वेश्चन, किस चीज में ज्यादा क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, कितना मैथ्स में स्कोर सफिशिएंट है, तो ये सब चीजें एनालिसिस के माध्यम से हम लोग आपको बता देंगे। ठीक है, तो 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट वालों की जो एंट्री है, वो भी जो एंट्री है वो शायद 1 बजे से एंट्री है, और हम लोग भी ये देखते हैं कि भाई 12 बजे ये पेपर आ जाएगा, तो हम आपको 1 बजे के आसपास ये बता सकें कि पेपर में कैसे कैसी कौन सी चीज़ आ रही है, और इसके आंसर्स भी बताने हम लोग शुरू कर दें, एक आंसर की बनवा दें 1 बजे के आसपास। हमारी कोशिश जल्द से जल्द इसलिए है ताकि 23 की सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो आप अगर आपका आधार कार्ड वेरीफाइड है, देखिए वेरीफाइड नहीं है तो आपको जाना ही पड़ेगा 1 बजे। अगर आधार कार्ड ई वेरीफाइड है तो आप 2 बजे के आसपास घुसना अंदर, जल्दी घुस के क्या करना है, तो इसे 1 घंटे में आपको ये पता लग जाएगा, पूरा माइंड सेट लेकर के जाओगे कि पेपर इस तरह का है। और कूल रहना, कोई चीज़ पता है नहीं पता है, क्योंकि नहीं पता है तो वो उस पेपर में आ चुकी है, तुम्हारे में तो आएगी नहीं, और पता भी है तो फिर टेंशन लेना भी मत। और कई बार बच्चे कहते हैं और सॉरी इतना आसान पेपर आएगा, सारी आसान चीज तो इस पेपर में ही पूछ ले, मेरे में क्या आएगा, मेरे में तो कुछ आसान बचा ही नहीं। तो ऐसी भी सोच आती है आपके अंदर, पर जब पेपर आसान आता है तो आपको भी अपने पेपर में भी चीजें आसानी देखने को मिलती हैं, तो उस चीज को ऐसे नेगेटिवली मत लिया करो। चलो, तो इससे जो आपका एनालिसिस है उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और अब आपके मन में ये आता होगा कि जिनका 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का है, सर ये तो फिर हमें नुकसान हो गया, हमें तो कोई एनालिसिस देखने को मिला ही नहीं। और एक बात अब नोट कर लो कि भाई एक चीज है नॉर्मलाइजेशन, और उस वजह से ही कह रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन ऐसी चीज है कि इन बच्चों को कुछ नहीं पता था, बाकियों को आइडिया हो गया कि पेपर ऐसा आ रहा, तो थोड़े संभल के गए अगली शिफ्ट वाले, लेकिन इस शिफ्ट वालों को संभलने का मौका ही नहीं था क्योंकि पहली शिफ्ट में अनजान है हर चीज से, तो इनका नॉर्मलाइजेशन में बहुत फायदा हो जाता है। तो आपको फायदा वहां हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मुझे अपना बेस्ट दे करके आना, मुझे नहीं पता पेपर कैसा आएगा, पर मुझसे जो आते हैं मैं उनको गलत नहीं करके आऊंगा, ऐसे सोच के जाओगे तो निश्चित तौर पर आपको भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, फालतू में अटेम्प्ट करना मत, क्योंकि 4 ऑप्शन है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के मारने से कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को इसका फायदा होगा, लेकिन 23 तारीख की सेकंड या 24 को, 30 को, 31 को फायदा इसलिए तब होगा आप लोगों को जब आप एनालिसिस पे गौर कर लोगे। आप कहते हो ना कई बार सर पहली शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का हमेशा फायदा मिलता है, वो इसलिए मिलता है कि बाकियों को पेपर का आइडिया हो जाता है। 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट को भी थोड़ा फायदा होगा, इससे कम होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर पेपर एक जैसे आए तो इससे कम होगा, क्योंकि इन लोगों को भी बहुत मौका नहीं मिलेगा पेपर को एनालिसिस करने का। लेकिन 24 वाले तो 23 तारीख का पेपर हर 24 वाले को पता होगा, उसने हर किसी ने सॉल्व करके देख लिया होगा, उसे पता लग गया होगा किस क्वेश्चनों में फंस रहा हूं मैं। ठीक है, तो 24 को सावधान होकर के पेपर करेगा, तो इसलिए अब चूंकि वो सावधान हो गया तो आपकी शिफ्ट का हर बच्चा सावधान हो गया। अब जब हर बच्चा सावधान हो गया तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइज आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो नॉर्मलाइजेशन में आपको थोड़ा कम फायदा होगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब हाँ, एक बात और होती है कि सर 30 और 31 वाले तो फिर बहुत नुकसान में जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि वो जो फायदा देखने को मिलेगा ना 24-25 में, उतना ही 30-31 में होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। हाँ, एक बच्चे किराए वाली बात थी, उसको भी बता देता हूं, किराए वाली, कि किराया जो है रोडवेज बस में फ्री है, किराया बस में फ्री है। स्पेशल ट्रेन भी आप लोगों की चल रही है, मुझे नहीं पता उसमें फ्री है या नहीं है, पर स्पेशल ट्रेन चलाई गई है तो 5 दिन के लिए, तो बस में फ्री है। लेकिन आपको आधार, रोडवेज बस, ऐसा नहीं आप प्राइवेट में दादागिरी करने लगो, तो रोडवेज बस गवर्नमेंट ने चलाई है, वो फ्री है। और आधार कार्ड नहीं, सॉरी, एडमिट कार्ड की आपको 2 कॉपी लेकर के जानी है, इवन 3 लेकर के जानी पड़ेंगी एडमिट कार्ड की, एक जाते टाइम बस में दे देनी है, एक आते टाइम बस में दे देनी है। हालांकि वो मांगेंगे नहीं, इतना मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबको बच्चे को देखते ही समझ में आ जाता है इसका एग्जाम है।
पर ठीक है, अपने रिकॉर्ड के लिए हो सकता है रख लें, फिर भी आप लेके जाइए 3 कॉपी, एक आपको एग्जामिनेशन सेंटर में चाहिएगी और 2 आपको बस वाले को देने के लिए चाहिए होंगी। ठीक है, लड़का हो या लड़की सबके लिए फ्री है। अब क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, इस बात पे भी ध्यान दे लीजिए कि आधार कार्ड ले जाना बहुत जरूरी है सबको। बिना आधार कार्ड के आपकी कोई भी आईडी मान्य नहीं है। आधार कार्ड वेरीफाई है या नहीं वेरीफाई है, तब भी आधार कार्ड ही चाहिए उन्हें। अब कह रहे हैं कि अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई है, ये एग्जाम सेंटर पे ही बुलाया आपको 2.5 घंटे पहले, तो आपको आधार कार्ड तो ले जाना ही है। अब आधार कार्ड के साथ एक और आईडी ले जानी है, या तो डीएल या पासपोर्ट या ई आधार, इन तीनों में से कोई एक आईडी। वोटर आईडी का ऑप्शन नहीं दिया, ले जाना। वैसे अगर इनमें से कोई सी चीज ना हो, वैसे ई आधार तो होगा ही, अगर आधार कार्ड है तो ई आधार तो निकल ही जाएगा नेट से, तो ई आधार और आधार कार्ड ले जाना। ठीक है बच्चों, नीला या काला बॉल पेन, यही चीजें हैं जो लेकर के जानी है एग्जाम में। नीला या काला बॉल पेन आपको ले जाना होगा। और एडमिट कार्ड तो सबको ले जाना ही है। और 2 घंटे पहले आपकी उपस्थिति, 2 घंटे पहले सबकी नहीं, ई-केवाईसी वालों की जरूरी है, लेकिन आधे घंटे पहले एग्जाम के टाइम से आधे घंटे पहले गेट सबके लिए बंद है। ये आपको ध्यान देना है। अब आप सोचते हो सर रफ सीट का क्या करें, हमें तो रफ की ज्यादा जरूरत है। रफ वर्क, एक तो बच्चा पेपर पे आता है रफ वर्क के लिए जगह लास्ट में, पर वो कम होता है क्योंकि रीजनिंग भी है और मैथ्स भी है, और भाई उसका भी यूज नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं आपका मैथ्स का पेपर आपका है, उस क्वेश्चन पेपर पर आप हर क्वेश्चन के, जैसे यहां क्वेश्चन आया, यहां आया तो इतना गैप होता है, थोड़ा सा इधर जगह बच जाती है, तो यहां पे रफ वर्क करिए, पेपर पे आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये, दूसरा ये कि रफ सीट एक्स्ट्रा नहीं ले जा सकते, उन्होंने मना कर दिया, ना वो एक्स्ट्रा देंगे। तो फिर क्या किया है उन्होंने कि रफ वर्क के लिए कि आपका एडमिट कार्ड में, उन्होंने नहीं किया, ये मैं आपको बता रहा हूं, एडमिट कार्ड अगर आप 1 पेज का ही अंदर लेके गए तो बैक साइड उसकी क्या है, खाली। दोनों चीज आगे पीछे मत निकाल लेना इंस्ट्रक्शंस को, बैक साइड क्या खाली लेके ले जाना, एक साइड ही छपवा के ले जाना। भैया जो बैक साइड है ना, उस पे कर लेना, उस पे सॉल्व कर लेना क्वेश्चंस को, मैथ्स के को, रीजनिंग के को। मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है। बाकी इसके लिए भी हो सकता है आपको आपका कक्ष निरीक्षक आपके लिए रोक दे कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या, तो भाई जहाँ सब जगह नहीं रोकेगा ना, तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप ये यूज कर लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।